अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा ये आज हमारा है चैप्टर नंबर 14 का थर्ड लेक्चर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ई अपॉन एम रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई अपॉन एम रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या था? चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम ये पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं और इसके अलावा क्या क्या किए थे हमने, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने कवर कर लिए और कल तुम्हारा मैंने टेस्ट भी ले लिया था। ठीक है, ओके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बेटा जो बच्चियाँ क्लास नहीं ले रही हैं वो बच्चियाँ क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उन बच्चियों को कि जो क्लास ले रही हैं उन्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करो कि मिस क्लास ले रही हैं। जैसे ही कॉलेज तुम्हारा ओपन होगा तो उसके ठीक एक हफ़्ते बाद जितना मैंने पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा। ठीक है, इतना तो इन्फॉर्म कर दो। जब वो क्लास नहीं लेंगी, पढ़ेंगी नहीं, तो टेस्ट कैसे देंगी? ठीक है। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है कि वो बच्चियाँ जो मेरी रेगुलर क्लास ले रही हैं, ठीक है, और टेस्ट दे रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। एक तो ये कि रेगुलर क्लास ले रही हैं और दूसरा टेस्ट भी दे रही हैं। तो उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है कि जब मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है, जितना अभी हम छुट्टियों में कर चुके थे, ठीक है, छुट्टियां तो नहीं कहना चाहिए, लॉकडाउन में जो हम कर चुके हैं कवर, उसका जब टेस्ट होगा तो उन्हें 10 मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, जो भी टोटल होगा उसमें 10 प्लस करेंगी। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होंगे उनके, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लस 10 होगा उसमें। और इसके अलावा अगर वो बच्चियाँ जो मेरी क्लास ले रही हैं और टेस्ट भी दे रही हैं, वो बच्चियाँ अगर टेस्ट में फ़ेल हो जाती हैं तो भी वो पास होंगी, क्योंकि वो टेस्ट दे चुकी हैं। और अब तक जितनी बच्चियाँ मुझे टेस्ट दे रही हैं वो सब बच्चियाँ काम करती हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैं इसीलिए आजकल टेस्ट व्हाट्सएप पे ले रही हूँ ताकि वो उसी वक्त, ठीक है, ऑन द स्पॉट चेक करके तुम्हें वापस भी कर रही होती हूँ। और सब बच्चियों के मैं नाम भी लिख लेती हूँ कि कौन बच्चियाँ क्लास ले रही हैं और कौन बच्चियाँ ऐसी हैं जो टेस्ट भी दे रही हैं। ऐसी भी बच्चियाँ होती हैं जो यस मिस प्रेजेंट में कह के गायब हो जाती हैं। पूरे लेक्चर में जब मैं कहती हूँ सॉल्व करके दिखाओ, कोई सोल्यूशन उनका आता ही नहीं है। तो वो बच्चियाँ जो सिर्फ प्रेजेंट लगाने के लिए आती हैं और जो काम मैं दे रही हूँ काम मुझ तक नहीं पहुँचता, तो इसका मतलब वो उन बच्चियों की एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, उन बच्चियों की अटेंडेंस में लगा नहीं रही। ठीक है ना। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या कहनी थी कि वो बच्चियाँ जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई, बेटा कॉलेज खुले हुए हैं तो जाके फ़ीस जमा करवा दो वो बच्चियाँ। ठीक है, लेट फ़ीस का अगर कोई इशू है, कुछ है, तो आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हो। ओके, चलो बेटा अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। चैप्टर नंबर है 14, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बियोट एंड सेवरेट लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। और इसके अलावा इसकी प्रॉब्लम है एक ही है, ठीक है, हम वो भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बियोट एंड सेवरेट लॉ से। ठीक है, बियोट एंड सेवरेट लॉ क्या होता है? ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, एक वायर क्या होता है? कंडक्टर ही होता है। ठीक है ना, कि हम ये लॉ उस वक्त अप्लाई करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास कंडक्टर हो और वो स्ट्रेट फॉर्म में हो। अगर स्ट्रेट कंडक्टर से हम करंट पास करें, ठीक है ना, जैसे ही किसी भी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है। तो अब क्या है कि जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ करंट के, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। और जैसे जैसे हम रेडियस को कम करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ करंट। कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना होगा तो हम करंट को 2 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज़ हो रही होगी। और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना है तो हमें रेडियस को क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा, डिग्रीज रखना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे ही किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कल की शक्ल में होती है। सर्कल का जितना रेडियस क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। देखो, रेडियस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है? कंडक्टर से जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर हम कंडक्टर से डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब इनको कंबाइन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये क्या है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ करंट 2I डिवाइडेड बाय R। अब क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू और कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये 2I डिवाइडेड बाय R अपनी जगह पे रहेगा। 2I डिवाइडेड बाय R अपनी जगह पे रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये क्या है, 2 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है, करंट, ठीक है, जो कि हम कंडक्टर से पास कर रहे हैं। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। पाई कांस्टेंट है 3.142, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये है क्या, इसको कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। म्यू नॉट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट जहाँ पे फॉर्मूले में होगा वहाँ हम उसकी जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7। यूनिट है इसका वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। 4 पाई एक्सपोनेंट -7 यूनिट है इसका वेबर पर एम्पियर मीटर। और ये क्या है, म्यू नॉट। ये हमने म्यू नॉट पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा था। चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ रहे थे इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट यूज़ करेंगे तो म्यू नॉट हमारे पास क्या होता है, नहीं म्यू नॉट नहीं था, क्या था वहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट था। वहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं एम्पियर्स लॉ। एक क्वेश्चन में यहाँ पे दे रही हूँ कि मुझे डेफिनेशन बताओ, ये म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी डेफिनेशन बची है मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, ग्रुप में ही, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। मैंने परमिटिविटी की पूछी थी तो बच्चियों ने मुझे आंसर दिया था। ओके, अब क्या है, अब आ जाते हैं हम एम्पियर्स लॉ की तरफ। देखो ये क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर। बायोट एंड सेवरेट भी किसके लिए होता है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ये जो सर्कल में ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और आर क्या है, इसका रेडियस है। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसमें से पास करंट हो रहा है। करंट को किससे शो करेंगे हम, आई से, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम एम्पियर्स लॉ लेंगे तो एम्पियर्स लॉ के लिए हम प्रूफ करने के लिए क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक हम सपोज मैंने कहा, एक होता है ना टेंजेंट, कभी देखा है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो किसी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए जाए। अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को अगर टच करते हुए कोई लाइन जाए तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेंथ हम लेंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेंथ क्या है कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये टेंजेंट है। लाइन किसे शो कर रही है, टेंजेंट को, और ये सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी, ठीक है। और ये डेल्टा एल क्या है कि लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, एल। हम क्या ले रहे हैं, इसको कोई भी एक पार्ट ले लिया, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं क्या, नाउ वी कंसीडर a straight long conductor or solenoid in which current I passes and magnetic field is in circular form. We take length delta L which is parallel to magnetic field of induction, ठीक है। अब क्या है, अब हम ले रहे हैं B डॉट डेल्टा एल। हमने पहले भी पढ़ा था B डॉट डेल्टा एल, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, B डॉट डेल्टा एल क्या था, B डॉट डेल्टा ए हमने पढ़ा था, वो क्या था, फ्लक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, B डेल्टा एल ले रहे हैं उसको, ये B डॉट डेल्टा एल, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, हेयर B इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेट, ये तुम्हें नहीं लिखना, ठीक है, पेंसिल से लिखा हुआ है समझने के लिए सिर्फ। तो ये क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा हम क्या सपोज कर रहे हैं, एंगल क्या है, 0। पहले ये वाली इक्वेशन है, फिर डायरेक्ट ये लिखोगे थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस ऑफ थीटा की जगह हमने रख दिया कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है 1।
तो हम यहाँ से कॉस ऑफ v0 की जगह जब हम 1 रखेंगे तो 1 रखने की ज़रूरत ही नहीं होती इक्वेशन में, ठीक है ना। 1 से जब हम b डेल्टा एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही रहेगा। तो b डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल हो गया, जब हम डॉट को हटाएंगे तो b डेल्टा एल के। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल क्या है, 0, तो एंगल 0 क्या शो करेगा कि ये b और डेल्टा एल क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर यहाँ 90 हो तो 90 क्या शो कर रहा होता है कि टू वैल्यूज़ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एंगल हो 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री क्या शो कर रहा होता है, टू वैल्यूज़ आर पैरेलल टू ईच अदर। तुम लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में भी कि a डॉट b मीन्स कि a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लिखा हो a क्रॉस b तो हम 90 डिग्री लेते हैं, क्रॉस के लिए हम क्या लेते हैं, 90 रखते हैं, और हम डॉट के लिए क्या ले रहे होते हैं, 0 रख रहे होते हैं, ठीक है। या फिर अगर इस तरह से समझ लो, डॉट तो खैर डॉट प्रोडक्ट को शो करेगा और क्रॉस प्रोडक्ट किसे शो कर रहा होता है, वेक्टर प्रोडक्ट को। तो जहाँ पे एंगल 0 हो तो 0 मीन्स कि टू वैल्यूज़ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर 90 है तो 90 क्या शो करता है, 90 शो करता है एक तो वर्टिकल को, ठीक है, और दूसरा क्या शो कर रहा है, करता है कि टू वैल्यूज़ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, चलो यहाँ पे वापस आते हैं। तो b डॉट डेल्टा एल हमारे पास क्या हो गया, b डेल्टा एल के इक्वल हो गया, ठीक है, जब हमने एंगल की वैल्यू रखी। तो इसके बाद क्या है, ये है हमारे पास एम्पियर्स लॉ, ये इक्वेशन है ओके। अच्छा, ये तो एक बेसिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि हमें टोटल एरिया, ठीक है ना, ये जो टोटल एरिया है हम इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास ये है b डॉट डेल्टा एल, और इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, समीशन का साइन, ठीक है। हमें टोटल एरिया को कवर करना है, तो जो लेंथ कंडक्टर है, कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो उसके टोटल एरिया को कवर करने के लिए हम इक्वेशन की फॉर्म में जब शो करेंगे तो क्या करेंगे, समीशन का साइन लेंगे। बी डॉट, देखो इसी इक्वेशन पे समीशन अप्लाई किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन बी डेल्टा एल, ठीक है ना। पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे भी लिखना समीशन बी डेल्टा एल। फिर ये वाला जो स्टेप नज़र आ रहा है ये अगला स्टेप होगा, ये हो जाएगा समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू बी समीशन डेल्टा एल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट को हम कभी भी समीशन के साइन में नहीं रखते। इसीलिए देखो इसको कहाँ रखा है, डेल्टा एल को समीशन में रखा है, इसको बाहर रखा है, बी को समीशन से बाहर क्यों रखा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम समीशन के साइन के अंदर नहीं रखते, ठीक है। इसीलिए समीशन के साइन से इसको पहले रखेंगे। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा वेयर ये लिखा हुआ है डेल्टा एल क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सर्कल कह दो, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल डेवलप हो रहा है उसके अराउंड, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसका जो रेडियस है आर, उसका जो रेडियस है आर से शो करेंगे, और जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो क्या है, समीशन डेल्टा एल। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कांस्टेंट वैल्यू होती है, सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू हमेशा होती है 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ भी समीशन आएगा, समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू बी समीशन डेल्टा, इस डेल्टा एल की जगह हम रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो डेल्टा एल की जगह इसकी वैल्यू रखी तो ये क्या है, समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू बी 2 पाई आर। यहाँ फिर पिछली स्लाइड पे आ जाओ, देखो ये जो समीशन डेल्टा एल है इसकी जगह हम रख देंगे 2 पाई आर, बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ओके, समीशन बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है। अब हमने पढ़ा था बायोट एंड सेवरेट लॉ में, बायोट एंड सेवरेट, देखो पीछे मैं स्लाइड पे जाती हूँ, बायोट एंड सेवरेट, नहीं ये रहा बायोट और सेवरेट, ये देखो b की वैल्यू क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। b किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में डेल्टा एल की जगह हमने 2 पाई आर रखा, और इस b की जगह हम रखेंगे बायोट एंड सेवरेट लॉ में जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी ये रही, ठीक है। b किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, तो b की जगह हम रख देंगे ये रहा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और ये वाला 2 पाई आर एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो ये 2 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा, तो समीशन b डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के। यही इक्वेशन क्या है, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट भी यहीं से हम लिखेंगे, ठीक है। एम्पियर्स लॉ का जो
स्टेटमेंट है, ठीक है, हम इसी से लिखेंगे। ये क्या शो करता है, ओके देखो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा नहीं है, स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखा है ना एम्पियर्स लॉ, इससे पहले लिखोगे, मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ दिया है, और ये खुद से लिखोगे, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, सुनो और लिखो, और कहाँ आएगा इससे, ये जैसे ही एम्पियर्स लॉ की हेडिंग लगाओगे तो फिर साइड हेडिंग लगाओगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये वाला जो काम है ना, यहाँ से नाउ वी कंसीडर, ये स्टेटमेंट के बाद होगा। ओके अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को देख के, ये वाली जो इक्वेशन है इसको देख के हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे कि एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। पेन पेंसिल निकाल के रखो सामने। ओके देखो पहले इसको इक्वेशन को देख लेते हैं। ये क्या है, समीशन, समीशन का साइन है ना, तो ये सम को शो करता है, ठीक है ना। समीशन किसे शो करेगा, सम को। फिर ये क्या है, बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल, डॉट हम किसके लिए लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के लिए। दो चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डॉट या क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट है ये वाला, ये किसे शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को या प्रोडक्ट को। किसका प्रोडक्ट है, बी एंड डेल्टा एल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा एल क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। और ये क्या है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है, करंट, यानी समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, समीशन सम के लिए यूज़ करेंगे। बी और डेल्टा एल का हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये पूरी जो वैल्यू है समीशन बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल है, म्यू नॉट और किसके, करंट के। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, स्टेटमेंट में बोलने जा रही हूँ, तुम लोग सुनोगे और लिखोगे। कहाँ लिखना है, जैसे मैंने बताया है वहीं लिखोगे। ये है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट। क्या है ये, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज permeability times the current which passes through the area bounded by the curve, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है ना, ये तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है। अब इसको समझ भी लेते हैं। ये असल में क्या है, देखो ये क्या है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द सम, फिर ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। दो समीशन का साइन है तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, सम। ये दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द करंट पासिस थ्रू द कर्व। अब जो, लेकिन ये नहीं लिखना, जिससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट बोला है तुम्हें वो स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन में क्या है, ये तो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि, ठीक है, क्या हो रहा है कि बी का और डेल्टा एल का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद समीशन क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल एरिया है हम सबको कवर कर रहे हैं, और किसके इक्वल है, ये म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई क्या है, करंट। अच्छा फिर इसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में तुम्हारे कोर्स में दो एप्लीकेशन है, एक क्या है सोलिनॉइड, एक क्या है टोराइड, ठीक है। सोलिनॉइड क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जो स्ट्रेट फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसा कंडक्टर जो स्ट्रेट फॉर्म में है, उस पर अगर हम क्या करें कि किसी इंसुलेटर को लपेट दें, तार को लपेट दें, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बेसिकली क्या होता है कि ये एक कॉइल होता है, ठीक है। इसकी डायग्राम एक मिनट ज़रा देख लेते हैं हम। ये रहा,
यहाँ देखो ये बीच में क्या होगा, इसके कंडक्टर होगा, जो क्या होगा, सीधा कंडक्टर है, और इसके ऊपर ये जो कर्व में आ रहा है ये क्या है, इसके ऊपर वायर को लपेटा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या, समझो एक रॉड ले ली, उस रॉड के ऊपर तुमने क्या किया, तार को लपेट दिया, तो वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा सॉलिनॉइड। और टोराइड क्या होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे एक रिंग ले लिया, ठीक है ना, एक रिंग लिया, रिंग के ऊपर तार लपेटते जाओ तो वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा वो टोराइड। तो क्या है कि एम्पियर्स लॉ के दो एप्लीकेशंस हैं, एक क्या है सोलिनॉइड और एक क्या है टोराइड। सोलिनॉइड क्या होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, सोलिनॉइड क्या होता है, स्ट्रेट वायर, एक कंडक्टर समझो रॉड, ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया कि तार लपेट दिया, तो वो क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड बन जाएगा। अच्छा ये क्या, इट इज़ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज़ बाउंडेड ऑन अ लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, ऑन अ लॉन्ग सिलेंडर। ओके, सोलिनॉइडल फील्ड इन अ solenoid field is very strong inside the solenoid and uniform in the middle of the solenoid, and outside the solenoid lines are widely separated and the field is weak, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है कि सोलिनॉइड के क्या होता है कि समझो एक क्या ले लिया, एक लोहे का रॉड ले लिया, रॉड क्या होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है, उसके ऊपर तार लपेट दी। अब क्या है, किसी सोलिनॉइड से जब कंडक्टर पास करते हैं तो किसी सोलिनॉइड से जब करंट पास करते हैं तो कंडक्टर से डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे जैसे कंडक्टर से क्या करेंगे कि कंडक्टर से डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बुक में देख लेना, ये डायग्राम है 14.12, ठीक है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, सोलिनॉइडल फील्ड के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड के अंदर ये एक कॉइल है, ठीक है, ये जो स्क्वायर से नज़र आ रहा है ये क्या है, कॉइल है। और इस कॉइल का क्या है कि 4 साइड्स हैं, कौन कौन सी, L1, L2, L3, L4, ठीक है, 4 साइड्स हैं। L1 देखो है, एक तो क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये जो एरो हैं ये किसे शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को शो कर रहे हैं। एक चीज़ तो क्या है, यहाँ पे देखो L1 क्या है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, L1 क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी किस तरह से हैं, ये पॉइंटर कहाँ चला गया, ओके ठीक है। अब ये हम देख रहे थे, ये क्या है, कॉइल है, ठीक है ना, और कॉइल की 4 साइड्स हैं। मैं क्या बता रही थी, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये जो है साइड L1 ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। L2 का देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये वाला एरिया देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। फिर ये जो साइड L3 है ये बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब देखो इसी तरह L4 क्या है, ये वाला हिस्सा तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और आधा हिस्सा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो L2 और L4 देखो, इनका आधा आधा क्या है, हाफ हाफ पोर्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और हाफ पोर्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। अच्छा, और L1 कहाँ है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो L3 है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है और बहुत दूर है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक है, ये है ना, ये जो जहाँ तक सोलिनॉइड है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये हमारे पास जो एरो हैं ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि देखो L1 एंड L3 आर पैरेलल टू ईच अदर। L1 और L3 क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह से L2 और L4 क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि L1 और L3 आपस में पैरेलल हैं, और ये इसके साथ साथ ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो एरो बने हैं इनके भी पैरेलल हैं। ये भी देखो जो डायरेक्शन ये इन एरो की है वो भी, ये भी इसी तरह से हैं। इट मीन्स कि L3 एंड L1 आर पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, फिर हम यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, हॉरिजॉन्टली हैं, है ना,
और ये जो L2 और L4 हैं ये क्या हैं कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। L2 और L4 क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। L2 और L4 पैरेलल सामने है ना एक दूसरे के। और दूसरा क्या है कि L2 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो ये चीज़ मैं क्या समझा रही हूँ, इसको गौर से समझना है कि जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। मैंने पहले भी समझाया। इसी तरह से जब दो चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उस वक्त एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, जिस वक्त दो चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हों उस वक्त एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। और जिस वक्त दो चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों उस वक्त एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इट मीन्स L1, ये जो कॉइल है इसकी जो साइड्स हैं L1 और L3, इन दोनों के लिए क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि L1 एंड L3 आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंड L2 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल इज हेयर 90 डिग्री। L2 और L4 के लिए एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। L1 और L3 के लिए एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखना है। अब हम पीछे स्लाइड पे जा रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। सोलिनॉइड क्या होता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिस पे वायर को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, मोड़ते लपेट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोलिनॉइड। सोलिनॉइडल फील्ड जो होती है इनसाइड द क्या होता है, सोलिनॉइड स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे जैसे सोलिनॉइड से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्या होती है, वीक होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है आउटसाइड द सोलिनॉइड। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं कि सोलिनॉइडल फील्ड के लिए जब इक्वेशन ड्राइव करने जाएंगे तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल की 4 साइड हैं, L1, L2, L3, L4। L1 और L3 एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी पैरेलल हैं। L2 और L4 एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन L2 और L4 आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन L2 और L4 मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, L2 और L4 के लिए एंगल होगा 90 डिग्री, L1 और L3 के लिए एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, और अप्लाई हम करेंगे यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था, समीशन, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, समीशन B डॉट डेल्टा L इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये वाला इक्वल्स टू जो है ना इसको हटा देना, ये हो जाएगा समीशन B डॉट डेल्टा L इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये जो यहाँ लिखा है ना I इक्वल्स टू 1 to n, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डायग्राम पे ज़रा वापस जाती हूँ मैं, ये वाली डायग्राम। ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल के समझो हमने 4 हिस्से कर दिए, L1, L2, L3। ठीक है ना, अब क्या है, I किसे शो कर रहा है, I शो कर रहा है 1 से n तक, कोई भी एक वेरिएबल है। 1 से n तक क्या मतलब है कि जो टोटल एरिया है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कह दो, लेंथ कह लो, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल को शो कर रहा है, समीशन किसे शो कर रहा है, टोटल को शो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉइल की साइड्स पे। मैंने कहा मेरे पास कॉइल की साइड पहले हमने ली L1, और L1 के लिए देखो 4 पाथ L1। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, B डॉट डेल्टा L, और ये ब्रैकेट के बाहर 1 है। ठीक है, ये रहा ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1, किसके इक्वल हो जाएगा, B L1। L1 क्यों रखा, क्योंकि साइड L1 है, कॉस ऑफ थीटा, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। ये है B डॉट डेल्टा L, ब्रैकेट के बाहर 1, फिर B L1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 0। क्यों 0 रखेंगे, मैंने बताया था L1 और L3 के लिए एंगल क्या होगा, 0। ठीक है, L1 के लिए एंगल 0, कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1, तो B डेल्टा L, और 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा B डॉट डेल्टा L, और 1 किसे शो कर रहा है, साइड 1 को, ये वाला 1 किसके इक्वल हो जाएगा, B L1 के। इसी तरह L2 के लिए लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, B डॉट डेल्टा L, और ब्रैकेट के बाहर पहले क्या था, 1 था, ये रहा 1, अब क्या हम लिखेंगे, 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 थी साइड, अब क्या हो जाएगी, साइड L2 है, कॉस ऑफ थीटा। अब L2 और L4 जहाँ हैं, ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल क्या होगा, 90। कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0।
ठीक है। कॉस ऑफ 90 जीरो है, जीरो से जब हम बी और L2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको पूरे को जीरो कर देता है। तो साइड L2 के लिए बी डॉट डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसी तरह से हम L3 के लिए लेंगे। L3 तो देखो बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। L3 के लिए तो B की वैल्यू जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो L3 कहाँ है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो L3 के लिए B की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। अब कौन सी साइड है, हमने 3 ली, लेकिन साइड 3 क्या है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो वहाँ पे तो B जीरो है। तो हमने ये इक्वेशन ली। अब ब्रैकेट के बाहर 3 रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा B की जगह जीरो होगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। कॉस ऑफ जीरो तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जब B जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब हमने ले ली साइड 4, ये सेम इक्वेशन है, इस 3 की जगह 4 आ जाएगा, ये वाले भी L4 के 3 की जगह क्या आ जाएगा, L4। और L4 के लिए एंगल क्या है, 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 क्या होता है, जीरो। यहाँ भी क्या हो गया, जीरो। ठीक है। 4 साइड्स थी। L3 के लिए भी बी डॉट डेल्टा एल जीरो, L4 के लिए भी बी डॉट डेल्टा एल जीरो, L2 के लिए भी क्या था, बी डॉट डेल्टा एल क्या था, जीरो। अब हम टोटल जब लेंगे सी, ठीक है, टोटल हमने ये तो अलग अलग साइड 1, साइड 2, साइड 3 सबका सम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 1 to 4, मतलब इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू इसकी क्या है 4, बी डॉट डेल्टा एल एन का मतलब क्या है कि यहाँ 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, इससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट डेल्टा L1, बी डॉट डेल्टा L2, बी डॉट डेल्टा L3, बी डॉट डेल्टा L4। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। बी डॉट डेल्टा L किसके इक्वल था, बी L1 के। बी डॉट डेल्टा L2 जब हमने कैलकुलेट किया तो ज़ीरो, बी डॉट डेल्टा L3 जब हमने कैलकुलेट किया तो ज़ीरो, बी डॉट डेल्टा L4 हमने कैलकुलेट किया तो ज़ीरो। ठीक है, यानी समीशन बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल हो गया, बी L1 के। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई। मैंने कहा भाई ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, 1 है, ये 0 0 तो नहीं लिखेंगे दोबारा से, तो सिर्फ हमारे पास ये बी L1 आ गया। फिर हमारे पास एम्पियर्स लॉ की एक इक्वेशन है, क्या है कि समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। यहाँ भी क्या है, समीशन बी डॉट डेल्टा एल, यहाँ भी क्या है, समीशन बी डॉट डेल्टा एल। जब दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करें और उनकी कोई एक साइड दोनों की इक्वल हो, तो जो साइड इक्वल होती है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बी L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो क्या आ गया, बी L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। L1 हमें B चाहिए ना, वैल्यू, तो L1 को हम शिफ्ट कर देंगे। L1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई L1। देखो इससे पहले जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू, ठीक है, साइड L1 कहाँ थी, मैग्नेटिक फील्ड में। L3 बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर थी, तो B ज़ीरो है। L2 और L4 के लिए भी हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल ज़ीरो आया था, क्योंकि एंगल वहाँ पे क्या था, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि यहाँ हम शो करेंगे कि जो I करंट पास हो रहा है ये सिर्फ कहाँ से पास हो रहा है, साइड L1 से। ठीक है, इससे पहले देखो जब हम कर रहे थे तो ये हमारे पास आ रहा है, देखो L1 के तो B L1 आया, L2 के लिए क्या है, ज़ीरो। इसी तरह से देखो L3 के लिए भी ज़ीरो, L4 के लिए भी ज़ीरो है ना। तो करंट जो पास हो रहा था वो सिर्फ साइड किससे पास हो रहा है, L1 से। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमें शो करना होगा, ठीक है, कि I जो करंट है वो किससे पास हो रहा है, सिर्फ साइड L1 से, वरना L2, L3 और L4 के लिए करंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। फिर दूसरी चीज़ क्या कि हमारे पास सॉलिनॉइड, मैंने क्या बताया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसमें हम वायर को लपेट देते हैं। ठीक है, जिसमें हम वायर को लपेटते जाते हैं। तो वायर को जब हम लपेटते हैं तो उसको जो मोड़ते हैं उसमें जो टर्न्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम शो करते हैं किससे, n से। तो ये n किससे शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सॉलिनॉइड को। ठीक है, तो ये b किसके इक्वल हो जाएगा, n म्यू नॉट आई L1। सिर्फ इस इक्वेशन में n लगा दिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। फिर दूसरा क्या है कि जो करंट I मैंने कहा किससे पास हो रहा है, साइड L1 से। तो मैंने कहा I इक्वल है I L1। आई L1 हमने क्यों लिखा कि करंट सिर्फ L1 से पास हो रहा है, वरना L2, L3, L4 से पास नहीं हो रहा। तो इस I की जगह हम रख देंगे I L1। तो ये L1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई B इक्वल्स टू n म्यू नॉट I। ये किसके लिए आई, ये है सोलिनॉइडल फील्ड। ठीक है ना, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। हमने इक्वेशन ड्राइव की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड के लिए। ठीक है, अब है मेरे पास टोरॉइड।
टोराइड क्या होता है कि ये एक सर्कल फॉर्म में होता है, सर्कुलर में होता है कि एक रिंग लिया, रिंग के ऊपर वायर लपेट दिया तो वो क्या बन जाएगा, टोराइड। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर विथ क्लोज्ड टर्न्स इज कॉल्ड टोराइड। ठीक है ना। टोराइड क्या होता है, समझो कोई भी एक सर्कल ले लो रिंग की शक्ल में, ठीक है, रिंग सर्कल हो गई रिंग की शक्ल में, उस पर वायर लपेटते जाएं तो वो क्या बन जाएगा, टोराइड बन जाएगा। अब क्या होता है, जब हम टोराइड को भी ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि टोराइड के लिए भी हम क्या करेंगे कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। क्या हो जाएगा, पाथ 1 क्या है, इनर साइड ऑफ टोराइड। इनर साइड ऑफ टोराइड क्या है कि सर्कल हमने लिया, ठीक है, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, जैसे फ्लक्स में करवा रही थी, तो इनसाइड द टोराइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इनसाइड द टोराइड करंट ही नहीं पास हो रहा होगा। ठीक है, हमने लिया एक सर्कल, मैंने कहा सर्कल के अंदर करंट ही नहीं पास हो रहा, वहाँ कोई चार्ज भी नहीं है, करंट भी पास नहीं हो रहा, करंट 0 है। ठीक है, करंट अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या हो जाएगी वहाँ पे 0। हमने लिया समीशन बी डॉट डेल्टा एल, डॉट को हटाया तो क्या हो जाएगा, समीशन बी डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा। बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को समीशन के साइन में नहीं रखते, मैंने पहले भी बताया था, तो ये हम बाहर रखेंगे। बी समीशन डेल्टा एल, हमने पहले भी देखा था समीशन डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, तो डेल्टा समीशन डेल्टा एल की जगह हम 2 पाई आर रख देंगे, बी अपनी जगह पे ही है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि अब क्या है, देखो समीशन बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल हो गया, बी 2 पाई आर के। फिर हमारे पास है एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन, ये रही क्या है, समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स क्या हैं, सेम, तो ये बी 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई। जब दो इक्वेशंस को कंपेयर करें और उन इक्वेशन की जो सेम साइड हो तो उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करके डिफरेंट साइड्स को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये चीज़ मैंने इससे पहले भी अभी समझाई है। ठीक है, तो ये है बी 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के, लेकिन इन साइड द टोराइड करंट 0 होगा तो आई की जगह हम 0 रखेंगे। 0 को जब हम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 पाई आर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जब 0 से हम 2 पाई आर को डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। 0 किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोराइड इनसाइड द टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनसाइड द टोराइड। ठीक है, तो क्या है 0 बेसिक, ये तो हमने प्रूफ किया है, वरना क्या है कि इनसाइड द टोराइड करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़रूरी है कि करंट की वैल्यू हमारे पास हो। ठीक है, फिर पाथ हमने लिया पाथ 2। पाथ 2 क्या है, आउटसाइड ऑफ द टोराइड। आउटसाइड ऑफ द टोराइड क्या, मैंने कहा भाई एक सर्कल है यहाँ पे, इस सर्कल से बहुत दूर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, टोराइड मेरा, मैंने कहा टोराइड मेरा यहाँ पे पड़ा है ये, और आउटसाइड का मतलब क्या है, टोराइड इस पॉइंट पे है। ठीक है, और हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड द टोराइड भी क्या होगा, करंट 0 होगा। आउटसाइड द टोराइड करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। अब हम ले लेते हैं पाथ 3। पाथ 3 क्या है, देखो ये टोराइड है, ये इनसाइड द टोराइड ये रहा, करंट 0। आउटसाइड द टोराइड मैंने कहा ये है, यहाँ भी करंट 0। अब पाथ 3 है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड। पाथ 3 क्या है, ये रहा। पाथ 3 क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड, टोराइड के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे हम करंट फाइंड करेंगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, द करंट ऑफ एन, यहाँ पे क्या है, देखो ये है वायर, वायर को इसके ऊपर ऐसे लपेटा हुआ, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, एन आई, यानी कि हर टर्न से ये करंट पास हो रहा है, एन आई। समीशन बी डॉट डेल्टा एल, एम्पियर्स लॉ किसके इक्वल था, म्यू नॉट आई। फिर हमारे पास इक्वेशन थी समीशन बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल था, बी 2 पाई आर के। ठीक है, हमने पीछे जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वही इक्वेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये बी 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम आई की जगह रखेंगे एन आई। एन आई क्यों रखेंगे, क्योंकि टोराइड में जब कॉइल को हम यहाँ पे तार को लपेटेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर, तो वो क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें। एन नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से यहाँ से पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इस म्यू नॉट आई की जगह के साथ एन लगा देंगे। अब 2 पाई आर को हम शिफ्ट कर देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब क्या था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड टोराइड के लिए फाइंड की किस तरह से, इनसाइड द टोराइड B1,
आउटसाइड द टोराइड B2, ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड B3। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगी, टोटल फील्ड हो जाएगी सम ऑफ B1 B2 एंड B3। B1 की वैल्यू थी 0, B2 थी 0, ठीक है, B3 की वैल्यू हमें मिली है, वो हमने यहाँ रख दी। तो B टोटल फील्ड ऑफ टोराइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय 2 पाई r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ टोराइड, पाई कांस्टेंट होता है 3.142, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, I क्या है, करंट पासिंग थ्रू द टोराइड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है टोराइड के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा एम्पियर्स लॉ पूरा कंप्लीट हो गया, और ये एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मैं व्हाट्सएप पे समझाऊंगी, लेकिन तुम्हें उतारनी है प्रॉब्लम नंबर 5, और इसके अलावा एक और है प्रॉब्लम नंबर 3, दोनों समझाऊंगी मैं, ठीक है। आज सिर्फ थ्योरी तक हम कर रहे हैं, ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम्हारा टेस्ट भी लेना है, चैप्टर 14 का टेस्ट लेना है बेटा। अब मुझे खुद से बता देना कि चैप्टर 14 का टेस्ट मैं तुम्हारा कब लूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझो, पहले सुनो, सुन के फिर दोबारा एक दफ़ा सुनो, जब 2 दफ़ा सुन लो फिर उतारो। जब उतार लो तो उतारने के बाद अपना जो लिखा है उसको देखते जाओ और मेरी रिकॉर्डिंग सुनते जाओ, ठीक है। अपना जो लिखा है उसको देखते जाओ, मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनो। इस तरह से जब 3-4 दफ़ा सुनोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ कमी बेची रह गई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैं समझा दूंगी, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स हम कल करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, और तुम्हारा टेस्ट भी लेना है मुझे। कल टेस्ट ले लूँ, सब बच्चियाँ जवाब देंगी। कल टेस्ट ले लेते हैं इसी का जो आज का लेक्चर है, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह मैं पूछूंगी, शाम तक मुझे जवाब दे देना टेस्ट कब लूँ। वैसे तो कल ही लूँगी मैं, न्यूमेरिकल भी हैं, न्यूमेरिकल समझाऊंगी, टेस्ट छोटा सा लूँगी 5-10 मिनट का, बड़ा नहीं लूँगी, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।